Okay, in this video, we'll discuss the Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method is basically the improvement of Gauss-Jacobi method. इसके लिए भी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करना है, तो 3x3 का हमने सिस्टम यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 वैसे ही हमने करना है जैसे हम लोग गॉस-जाकोबी मेथड में करते थे कि हमने डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन चेक करने के बाद स्टेप 2 में हमें एक्स वाई सी की फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को। स्टेप 3 में हमें एक्स वाई जी को चरनर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स के प्लस 1 यहाँ पे हमने के यूज करना है सुपरस्क्रिप्ट में। अब वाई के प्लस 1 को वैल्यूएट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स के यूज नहीं करेंगे बल्कि एक्स के प्लस 1 को यूज करना है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी वैल्यूएट कर चुके हैं इन स्टेप 1 में। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि गॉस-जाकोबी मेथड में हम वाई के प्लस 1 को वैल्यूएट करने के लिए भी यहाँ पे एक्स के सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन गॉस-सीडल मेथड में जो वैल्यू हम इवैल्यूएट कर लेंगे उसको हमने उसी आइट्रेशन में नेक्स्ट वैल्यू इवैल्यूएट करते हुए यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि एक्स के प्लस 1 को वैल्यूएट कर लिया, इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। इसी तरह जब हमने जी के प्लस 1 को वैल्यूएट करना है तो इससे पहले हमने एक्स के प्लस 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और वाई के प्लस 1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। तो बजाय इसके कि हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, हम ये वैल्यूज फाइंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह स्टेप 4 में इनिशियल गैस कंसीडर कर लेंगे। 0 0 0 इसको ले सकते हैं और कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। स्टेप 5 में हमने आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करना है बाय टेकिंग के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जर्नल फॉर्म में के को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने इस वैल्यू को y1 को जब इवैल्यूएट करना है तो x यहाँ पे x नॉट सब्स्टिट्यूट नहीं करना, बल्कि जो हमने x1 अभी इवैल्यूएट किया है रिसेंटली उसको यूज करना है। z नोट को यहाँ पे z नोट ही रहेगा क्योंकि z की वैल्यू इवैल्यूएट नहीं हुई अभी। फिर हमने z1 को इवैल्यूएट करना है। z1 को इवैल्यूएट करने के लिए क्योंकि हमने x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और y1 की वैल्यू भी, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, इनिशियल वैल्यू यूज नहीं करेंगे। गॉस-जाकोबी में हम एक आइट्रेशन में इनिशियल वैल्यूज यूज करते थे, फिर उन वैल्यूज को हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज करते थे, जबकि गॉस-सीडल में जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं उसी आइट्रेशन में नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को हमने करते रहना है जब तक हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो एक एग्जांपल अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द गॉस-सीडल मेथड ऑफ आइट्रेशन। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और अब हमने गॉस-सीडल मेथड से करना है। तो गॉस-सीडल मेथड से करने के लिए सबसे पहले डायगोनली डोमिनेंट कंडीशन चेक करेंगे जो कि इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद हमने इसको एक्स वाई सी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स वाई सी की फॉर्म में लिखने के बाद इसको जर्नल फॉर्म में लिखना है। और जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि पहले यहाँ पे इनिशियली वाई के और सी के ये हम लिखेंगे और फिर वाई के प्लस 1 के लिए क्योंकि हमने एक्स के प्लस 1 इसको वैल्यूएट कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने यूज करना है एक्स की वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को एवेल्युएट करना है जो हमने अभी रिसेंटली एवेल्युएट किए यहाँ। और अगर गॉस-जाकोबी मेथड होता तो यहाँ पे हम एक्स के यूज करते। इसी तरह जी के प्लस 1 की एवेल्युएशन में क्योंकि हमने एक्स के प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये वैल्यू भी, तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इनिशियल गेस कंसिडर करना है। यहाँ पे हम 0 0 0 ही ले रहे हैं और स्टेप 5 में हमने के को 0 सब्स्टिट्यूट करके आइटरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो के को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x1 की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे y0 और c को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमने y0 को 0 लिया हुआ है और c0 को भी 0 कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब इस वैल्यू को हमने यहाँ यूज करना है, हमने इनिशियल गेस यूज नहीं करना। तो गॉस-सीडल में जो वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे उसको हमने यूज करते जाना है। जैसे x1 को वैल्यूएट कर लिया, इसको y1 की वैल्यूएशन में यूज करना है। ठीक है, इसी तरह जब हमने z1 की वैल्यू वैल्यूएट करनी है तो यहाँ पे x और y दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू वैल्यूएट कर चुके हैं, यहाँ से y1 की वैल्यू वैल्यूएट कर चुके हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को हम
Z1 की एवेल्युएशन में यूज करेंगे, जबकि गॉस्ट कॉपी मेथड में हम ऐसा नहीं करते, उसमें ये वैल्यूज हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज करते हैं। फिर k को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x2 को हम y2 के वैल्यूएशन में यूज कर लेंगे। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। और Z1 क्योंकि Z2 हमने वैल्यूएट नहीं किया तो Z1 ही यूज करेंगे, तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा। इसी तरह Z2 को वैल्यूएट कर लेंगे। अब Z2 के वैल्यूएशन में क्योंकि हमने x2 y2 को वैल्यूएट किया हुआ है, तो Z2 को वैल्यूएट करने के लिए हम ये वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो Z2 को वैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी सारी वैल्यूज इसी पैटर्न से फाइंड आउट कर लेंगे, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4 और आइट्रेशन 5 से। तो अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम नोटिस करें तो तो वैल्यूज मैच हो रही हैं, ठीक है, x की भी, y की भी और z की भी। तो अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले z की वैल्यूज मैच होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी z की वैल्यू सेम है, इन तीनों में z की वैल्यू सेम आ रही है, y की वैल्यू इस स्टेप पे सेम हो गई है, ठीक है। जबकि x की वैल्यू अगर नोटिस करें तो इस 5 आइट्रेशन पे भी एक डेसिमल प्लेस, अगर एक वैल्यू जो है ना डेसिमल के बाद वो मैच नहीं हो रही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। लेकिन इसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट क्यों आई है, क्योंकि जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जब हमने x1 को वैल्यूएट किया था तो इसके वैल्यूएशन में हमने x0 और सॉरी y0 एंड z0 इनिशियल गेस की वैल्यू यूज की थी। इसी तरह y को वैल्यूएट करने के लिए हमने x को वैल्यूएट कर लिया था, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दी थी और z0 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू ही यूज की थी। लेकिन जब z1 को हमने वैल्यूएट किया था तो उसके वैल्यूएशन में हमने x1 और y1 जो वैल्यू हमने वैल्यूएट किए उनको यूज किए, क्योंकि ये हमने मॉडिफाइड वैल्यू यहाँ पे यूज की है, ठीक है। हमने इनिशियल गेस यहाँ पे यूज नहीं किया, इसीलिए जो z की वैल्यू में जो इम्प्रूवमेंट है, जो मैच कर रही हैं वो सबसे पहले इसमें मैच कर गए डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट आएगी और x में क्योंकि हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू में इनिशियल गेस कंसिडर किया था, उसके बाद इम्प्रूव वैल्यू को यूज किया था, तो इसलिए x की इम्प्रूवमेंट सबसे लास्ट में होगी। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि 4 और 5 आइट्रेशन सेम आ रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ से हमारे पास x, y, z की वैल्यू आ गई है। इसी क्वेश्चन को अगर हम गॉस जैकोबी मेथड से करते हैं तो हमें मे बी कोई 11-12 आइट्रेशन करना पड़ती, क्योंकि गॉस सीडल मेथड में क्योंकि हम इम्प्रूव वैल्यू यूज कर रहे होते हैं, हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको नेक्स्ट आइट्रेशन की बजाय उसी स्टेप पे y और z में यूज करते जाते हैं। तो इसी वजह से इसके रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हैं और इसकी एक्यूरेसी डबल होती है कॉस्ट कॉपी से अगर हम कंपैरिजन करें, और इसलिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। और यहाँ पे 5th आइट्रेशन पे ही हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई है। तो कॉस्ट कॉपी मेथड से काफ़ी इम्प्रूव रिजल्ट्स हैं, और अगर हमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो हमें गॉस सीडल मेथड को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेटर पे भी हम इसको सेट कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम फंक्शन को डिफाइन कर दें, जिससे हमने गॉस कॉपी मेथड को भी कैलकुलेटर में डिफाइन किया था फंक्शन की फॉर्म में, और सारी एवेल्युएशन ये जितनी भी आइट्रेशन थी फिर हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से एवेल्युएट की थी। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखी, तो उससे आपको काफ़ी पता आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें फंक्शन कैलकुलेटर पे डिफाइन करना और उसको एवेल्युएट करना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।